जब इतिहास चुप रहता है तो पीड़ा भी चुप नहीं रहती। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ शौर्य और आप देख रहे हैं द इंडियन पीओवी। आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकल रहे हैं जिसमें हमारी प्राचीन महानता, आक्रमणों की धारा और आज के खतरों के बीच सब एक साथ नजर आते हैं। मैं आप पर कोई निष्कर्ष नहीं थोपना चाहता, पर इस वीडियो में सच की तलाश करेंगे और सच हमेशा सरल नहीं होता। क्या भारत की प्राचीन शक्ति की कहानी सिर्फ विजय और समृद्धि की थी, या इसमें खून और विध्वंस छुपा हुआ था? अभी 10 नवंबर को दो ऐसी खबरें आई जिसने पूरे देश को हिला दिया। पहली, दिल्ली में लाल किले के पास एक गाड़ी में बड़ा विस्फोट हुआ, और दूसरी, फरीदाबाद में भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव मटेरियल पाया गया जो कि राजधानी के बिल्कुल करीब था। ये खबरें हमें याद दिलाती है कि आज भी कुछ लोगों की विचारधारा में नफरतें और हिंसा भरी हुई है। क्या इन खबरों का इतिहास से कुछ गहरा रिश्ता है? इस वीडियो का एम किसी लोगों को टारगेट करने का या निंदा करने का नहीं है। हम जो भी बात करेंगे वो एविडेंस बेस्ड, फैक्ट बेस्ड क्रिटिसिज्म करेंगे। जितना भी डेटा और जितनी भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ इस वीडियो में, वो या तो किसी बुक या किसी हिस्टोरियन ने लिखी है, या फिर वो कोई डॉक्यूमेंट है जो कि अलग अलग इंडियन वेबसाइट्स और इंटरनेशनल वेबसाइट्स पर है। तो कोई भी चीज़ इस वीडियो में बिना फैक्ट के नहीं होगी। जो मैं बात बताने जा रहा हूँ उसको अच्छे से समझने के लिए आइए इतिहास में चलते हैं। सबसे पहले मुगल शासन में चलते हैं। ताजमहल, विच इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया में एक शानदार निशान है। मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजी और ASI की ऑफिशियल हिस्ट्री के मुताबिक ये शाहजहाँ का बनवाया मकबरा है, मुमताज महल उनकी बेगम की याद में। इस पर कोर्ट और ASI के स्टेटमेंट्स भी मौजूद हैं, लेकिन कुछ थ्योरीज ये दावा करती है कि ये शाहजहाँ ने नहीं बल्कि हिंदू राजा मानसिंह ने बनवाया था और शाहजहाँ ने उसको रेनोवेट कराया था। एक बड़ी प्रचलित मूवी अभी परेश रावल जी ने जिसमें एक्टिंग करी है, द ताज स्टोरी, वो इस चीज़ को एक्सप्लोर करती है। उसमें यह भी बताया गया कि ताजमहल की एक वुडन डोर की कार्बन डेटिंग जब कराई गई तो वो शाहजहाँ के 200-300 साल पहले पाया गया, और ये असली में हो चुका है। एक वुडन डोर की कार्बन डेटिंग हो चुकी है ताजमहल की, जो कि पाया गया है कि ताजमहल के वुडन डोर 200 या 300 ईयर्स पहले बना था शाहजहाँ के। और ये भी सच्चाई है कि ताजमहल की बेसमेंट में जो कारखाने हैं उनको सील कर दिया गया है। हालांकि ASI और मेन स्ट्रीम स्कॉलरशिप ने इन दावों को चैलेंज किया है। देखिए, डिबेट्स बताती है कैसे हिस्ट्री को सिंबॉलिकली यूज़ किया जाता है, और मुगल शासन जो कि असलियत में एट्रॉसिटीज़ और जेनोसाइड से भरा हुआ था, उसको गोल्डन एरा ऑफ इंडियन पीरियड और मुगल आर्किटेक्चर के नाम से बहुत फेमस कर दिया है। यही आर्गुमेंट्स कुतुब मीनार और लाल किले जैसे मॉन्यूमेंट्स पर भी लागू होता है। उनके कुछ पार्ट्स ओल्डर फाउंडेशंस के थे जिसको रिनोवेट कर कर ऊपर के पार्ट्स रूलर्स ने बनवाए। ये सारी थ्योरीज है, पर थ्योरी सच भी हो सकती है। एक थ्योरी ये भी है कि लाल किले को तोमर सम्राट अंगपाल तोमर ने बनवाया था, जो कि मैटरनल ग्रैंडफादर थे पृथ्वीराज चौहान के। उसके बाद जब तोमर किंग्स इतने पावरफुल नहीं रहे तो उन पर अटैक करके ये छीन लिया गया। अब मैं आपको जो ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले इन्वेजन्स हुए थे उसमें की जा रही एट्रॉसिटीज़ की सच्चाई बताता हूँ। दोस्तों, पहला देखें तो नालंदा, जो कि 427 CE में कुमारगुप्त, जो कि गुप्त एम्पायर के एक एम्परर थे, उनके द्वारा बनाई गई थी। ये यूनिवर्सिटी मेजर सेंटर थी लर्निंग का। इसमें अलग अलग कोर्सेज जैसे कि मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, फिलॉसफी और बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स भी थे। ये फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर्स थे, और ये लर्निंग का इंटरनेशनल हब बन गई थी। अलग अलग देश, चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत और श्रीलंका से स्टूडेंट्स आ रहे थे यहाँ पढ़ने के लिए। और दोस्तों, नालंदा को जलाने की कहानी भी बड़ी दर्दनाक है और इस हेट को भी एक्सप्लेन करती है। एक टर्किश इन्वेडर बख्तियार खिलजी ने 1193 में नालंदा को आग में झुलस दिया और 11 दिन तक नालंदा जलती रही। और इसको जलाने की वजह आप जानेंगे तो शौक रह जाएंगे। एक बार क्या होता है कि बख्तियार खिलजी बीमार पड़ जाता है और उसके आसपास के हकीम उसका इलाज नहीं कर पाते। उसको सलाहकार सलाह देता है कि आप नालंदा से एक वैद्य जी को बुला लीजिए, लेकिन बख्तियार खिलजी मानता नहीं कि मैं काफिर से अपना इलाज नहीं करवाऊंगा। लेकिन जब उसकी तबीयत बिगड़ती रहती है तो वो अंत में हार मानकर बुला लेता है वैद्य जी को। वैद्य जी से वो कंडीशन लगता है कि मैं आपकी कोई भी दवा नहीं लूँगा, आप मेरा ऐसे ही इलाज करके दिखाइए।
तो वैद बड़ी चालाकी से उनको कुरान पढ़ने के लिए बोलता है और कुरान के बीच दवा की लेप लगा देता है, जिसको सूंघकर खिलजी की तबीयत ठीक हो जाती है। जब खिलजी को पता चलता है कि इन काफिरों के पास हमसे ज़्यादा ज्ञान है तो उसको गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण बोल देता है और वहाँ पर आग लगाकर उसको 11 दिन तक जलने के लिए छोड़ देता है। दोस्तों, ये सच्चाई आपको कोई नहीं बताएगा। सब आपको एक ग्लोरीफाइड एरा के नाम पे गलत इतिहास बताते रहेंगे, लेकिन कोई भी असलियत में हुई घटना और ऐसी चीज़ों पर गौर नहीं डालेगा। हालांकि अभी कुछ वर्षों से इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाने लगा है। और दोस्तों, मुगल एरा में टेम्पल डेमोलिशन तो जैसे एक ट्रेडिशन बन गया था। ज्ञानवापी से लेकर काशी विश्वनाथ तक और अयोध्या राम मंदिर से लेकर हमारा सोमनाथ तक। और जब एनसीईआरटी लिखी गई तो कुछ वामपंथी इतिहासकारों ने जानबूझकर मुगल एरा को ग्लोरीफाइड एरा दिखाने की कोशिश की। हिस्ट्री डजंट स्टे इन टेक्स्ट बुक, इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू ग्रीवेंसेस, इनटू हेट्रेड, इनटू एंगर एंड इनटू पॉलिटिक्स। दैट पॉलिटिक्स इज देन यूज्ड बाय पार्टीज to gain votes from both the sides and the real history is hidden somewhere। और दोस्तों, एनसीईआरटीज़ की जो आप ना ही पूछे तो क्या बताऊँ। एनसीईआरटीज़ में तो मुगल रूलर्स को एकदम ही बादशाह बता दिया गया था। इनसे बेहतर तो कोई था ही नहीं। ये बड़े ही अच्छे लोग थे, बड़े ही नेक लोग थे। मुगल आर्किटेक्चर वाह 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 वाह, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं। दोस्तों, असलियत ये है कि एनसीईआरटीज़ को हाईली मैनिपुलेटिव तरीके से बनाया गया था। अभी एनसीईआरटी में सुधार लाया गया है और औरंगज़ेब और मुग़ल रूलर्स की असली सच्चियत बताई गई है। पहले एनसीईआरटी में इनको बहुत ही ग्लोरीफाइड तरीके से दिखाया गया और इंडियन रूलर्स के ऊपर तो बिल्कुल कोई कमेंट ही नहीं था, जैसे इनके पास जगह ही ना बची हो। शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, हमें मुग़ल की सारी डायनेस्टी याद है, पर हिंदू रूलर्स या फिर जो बाकी रूलर्स थे उनकी डायनेस्टी याद नहीं है। क्यों? क्योंकि एक स्पेशल धर्म को अपीज करना था। दोस्तों, यह बात हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं, ये बात इतिहास की है और इतिहास से छेड़छाड़ करना भारत से छेड़छाड़ करने के बराबर है। दोस्तों, जो अभी घटना हुई, एक्सप्लोजिव मटेरियल पाया गया फरीदाबाद से और एक ब्लास्ट हुआ लाल किले के आसपास, ये वही इंडिकेट करता है कि हेट्रेड रग रग में भरी हुई है। जब पहलगाम में अटैक हुआ था तो वो किसके अगेंस्ट हुआ था और किसके द्वारा हुआ था, और कलमा जब पढ़वाया गया था या फिर जब ये प्रमाण पूछा गया था कि आप कौन से धर्म के हो, तो वो क्या दिखाता है। या पाकिस्तान जब अपने मिसाइल के नाम बाबर, गजनवी, गौरी पर लगता है तो वो क्या सिंबलाइज करता है। या फिर जब ऐसे एक्सट्रीमिस्ट लोग कहते हैं कि 15 मिनट दे दो सबको उड़ा देंगे, वो क्या सिंबलाइज करता है। वो हेट्रेड दिखाता है या फिर एक प्यार दिखाता है। मैं सच्चाई बताऊँ तो मेजॉरिटी जितना भी मिलजुल के रहना चाहे, जब तक दूसरे उसको सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। और एक ताज स्टोरी में बड़ी अच्छी बात कही थी, जब सामने वाला वकील बोलता है कि क्या ताजमहल को तोड़ दे फिर, तो परेश रावल बोलते हैं कि सब तोड़ना ही सॉल्यूशन नहीं है, अगर आप एक्सेप्ट भी कर ले हम उतने में ही मान जाएंगे। पर दोस्तों, सच्चाई यही है कि कोई ये नहीं मानना चाहता कि क्या घटित हुआ था और क्या घटित हो रहा है आज के प्रेजेंट समय में भी, जो कि इन्फ्लुएंस्ड है सारे इतिहास से। दोस्तों, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि हर धर्म में हर प्रकार के लोग होते हैं। वहाँ पर भी बहुत अच्छे लोग हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक बड़ा ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। दोस्तों, वीडियो बड़ी लंबी हो गई है, बस अंत में यही कहूँगा कि ये कहानी सिर्फ पुराने ज़ख्मों की जिक्र की नहीं है, बल्कि अपील है मेरी तरफ से कि इतिहास को समझो, उसको वेपनाइज मत करो। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।